नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। इस कार्यक्रम में हम पेचीदा आर्थिक मुद्दों को आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन आसान भाषा में। आज बात कच्चे तेल की। भारत तेल की आपूर्ति के मामले में ज्यादातर आयात पर ही निर्भर रहता है। अगर पिछले कुछ सालों के भारत के तेल आयात पर नजर डाली जाए तो 2014 में भारत ने 189.24 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात किया था। 2015 में ये आंकड़ा 189.44 मिलियन मीट्रिक टन था। 2016 में देश में 202.85 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात हुआ। 2017 में ये आयात बढ़कर 213.93 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जबकि पिछले साल यानी 2018 में ये आंकड़ा 217.08 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत की इस मांग को पूरा करने वाले देश हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान और यहाँ तक कि अमेरिका भी। बात यहाँ आकर फंसती है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और जो देश ईरान से तेल खरीदेगा उसे भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। भारत ने पिछले 3 सालों में ईरान से तेल का आयात तेज कर दिया था। आंकड़ों के मुताबिक पहले के मुकाबले भारत करीब 37% ज्यादा तेल ईरान से आयात कर रहा था, वो भी आसान शर्तों पर। अब जब ईरान पर प्रतिबंध लग चुके हैं और अमेरिका ढील देने का विचार छोड़ चुका है, ऐसे में भारत अपने लिए तेल की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करेगा? कुछ इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे आज की अर्थनीति में। तेल के बाजार पर बात करने के लिए आज मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुशील चंद्र त्रिपाठी, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, और साथ में हैं नरेंद्र तनेजा जी, जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आप दोनों का। शुक्रिया। त्रिपाठी जी, आपसे शुरू करते हैं। ईरान के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है और भारत के लिए ईरान सबसे बड़ा सप्लायर इन टर्म, 3rd बिगेस्ट सप्लायर है। तो क्या है पूरा मामला? अमेरिका का क्या फरमान है? देखिए, अमेरिका का फरमान है कि किसी तरीके से इवेंचुअली ईरान की सरकार बदले, इसलिए ईरान पर हर तरह का दबाव पड़े। और ईरान की स्ट्रेंथ है कि, और चीज़ें तो हैं जो उनके पास हैं, ये स्ट्रेंथ है कि वो एक तेल का निर्यातक है। तो तेल के निर्यात से उनको काफ़ी करेंसी मिलती है, फॉरेन करेंसी मिलती है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि डॉलर में हो, तो ईरान जो है यूरो में भी उसका सप्लाई लेता है। और पिछली बार जब ये कटौती लगी थी तो हिंदुस्तान, भारत ने तो बल्कि बार्टर ट्रेड भी शुरू कर दिया था ईरान से। तो ईरान के ऊपर वो दबाव बनाना चाहता है। ये बात हो सकती है, मुझे उसकी जानकारी पूरी नहीं है कि न्यूक्लियर डील में ईरान जो है बैकआउट कर रहा है या अमेरिका को क्या शंका है, क्योंकि मुझे लगता है कि ईरान उतना बैकआउट नहीं कर रहा है जितना कि अमेरिका एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है। क्योंकि अगर ईरान बैकआउट करता तो यूरोपीय देश भी अमेरिका के साथ होते। वो इस मामले पर अमेरिका के साथ मुझे नहीं दिखते हैं। तो अमेरिका सिर्फ अपने इस एक्सक्यूज़ को लेके चल रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील से बैकआउट कर रहा है। लोग कहते हैं कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ये है कि ईरान में वो रेजीम चेंज करे। अमेरिका इस बात को रिकंसाइल नहीं कर पाया है कि सन 79 के बाद से ईरान में ऐसा शासन आया जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है। और ईरान अपनी वजूद को, अपनी पोजीशन को मिडिल ईस्ट में बनाए रखने के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बाकी जो देश हैं वो बहुत स्टेबल नहीं हैं, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। ईरान वहाँ का एक बड़ा प्रभावशाली देश रहा है, तो वो अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए यमन में, सीरिया में, लेबनान में कुछ ना कुछ अपने प्रॉक्सीज़ को बनाए रखता है, डेवलप करता है। तो अमेरिका को इससे बड़ी दिक्कत होती है। और अमेरिका की दिक्कत जो है वो सऊदी अरेबिया के माध्यम से आती है। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों अपने प्रभाव के लिए आपस में क्लैश कर रहे हैं और अमेरिका सऊदी अरेबिया के साथ है। तो ये दिक्कत है। अब इसको हमें अपनी डिप्लोमेसी से फेस करना पड़ेगा कि कैसे हम इस सिचुएशन को डील करते हैं। इसके कई पहलू होंगे। देखिए, अगर ईरान का तेल बंद हो जाता है, 2 मई की जो डेडलाइन है उसके हाँ, बारे में, अगर ईरान का तेल बंद हो जाता है तो कम से कम हमें ये कराना चाहिए। अमेरिका इस पर इतना दबाव डालता है और हम अगर अमेरिका की बात सुन रहे हैं तो हमें अमेरिका से ये कहना चाहिए कि जो ओपेक कंट्रीज़ ने और नॉन ओपेक ने मिलके जो पहले 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे की सप्लाई में कटौती की थी, उनको लग रहा था कि दाम घट रहे हैं, कटौती करें।
वो कटौती तो रेस्टोर करें, और पहली बात तो रेस्टोर करें, और दूसरी बात कि जो कमी ईरान से अगर आ भी रही है तो उसको पहले मीट करें ताकि दाम न बढ़े। हमारे कई उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि तेल के दाम न बढ़ें, दूसरा उद्देश्य है कि तेल की सप्लाई हमारी निर्बाध चलती रहे, और तीसरा उद्देश्य ये है कि हम ईरान से, हमारे सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं बहुत पुराने, हमारा बहुत संबंध रहा है, पुराना रहा है, नया भी है, हमारे एक तरह से नेबर भी हैं। हम वहाँ पर चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में अपने माल को सप्लाई भी कराना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। हम ईरान से अपनी सारे संबंध को काटना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारी कूटनीति पर होगा, दबाव होगा कि किस प्रकार से हम टाइट रोप वॉकिंग करें, क्योंकि अमेरिका को हम एकदम नाराज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत हमारे आर्थिक राजनीतिक संबंध हैं, और साथ ही साथ हम ईरान से कुछ संबंध अपने बनाए रखें, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और तेल के व्यापार में भी हमें जो है कोई अड़चन ना हो, ये हमें देखना है। जी, तो तनेजा जी, ईरान नहीं तो कहाँ से? 2 मई को ये डेडलाइन हो जाएगी और हम ईरान से नहीं ले सकते तेल अगर हम चलते हैं अमेरिका के फरमान से तो? नहीं, देखिए वो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। जहाँ से ईरान से जितना हम तेल मंगाते थे पिछले 3-4 महीने के अंदर हम उसमें काफ़ी कटौती पहले से ही कर चुके हैं। जो अब ईरान से तेल आ रहा है उसकी मात्रा बहुत कम है, और ईरान जो है बड़ा निर्यातक है, लेकिन कोई बहुत बड़ा निर्यातक भी नहीं है। आज की तारीख में उनका लगभग 2.7 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन है, और उसमें से 1.5 मिलियन बैरल्स वो निर्यात कर रहे हैं। अब चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की नहीं है कि ईरान का तेल जहाँ से अगर वो कट जाएगा, ज़ीरो भी अगर हो जाता है, भारत की कोशिश रहेगी मुझे लगता है कि ज़ीरो ना हो वहाँ से जो आया था, लेकिन मान लिया अगर ज़ीरो हो भी जाता है तो हम बाज़ार में पर्याप्त तेल उपलब्ध है। हम इराक से ज़्यादा मंगाएंगे, सऊदी अरब से मंगाएंगे, अमेरिका से अभी हमने $12 बिलियन की कच्चा तेल खरीदने की डील करी है। तेल बाज़ार के अंदर जितनी तेल की आवश्यकता है दुनिया के में वो उपलब्ध है, और भारत के लिए तेल की जहाँ तक ये बात है कि सप्लाई की कंस्ट्रेंट, वो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि भाई ईरान हमारे लिए जो है सामरिक रूप से भी ऊर्जा के हिसाब से महत्वपूर्ण देश है, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो ताल्लुकात इराक से जिस तरह के रहे हैं संबंध ऊर्जा को लेकर, तेल और गैस को लेकर के, वो उनकी जो पॉलिसी है बहुत प्रैग्मेटिक है। हम लोग कहते रहे हैं कि सिविलाइजेशन लिंक्स, कबाब भारत में आपके यहाँ से आया, ताजमहल का जो आर्किटेक्ट था वो आपके यहाँ से आया, वो उसकी तारीफ ज़रूर करते हैं, वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो भावुक ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। ईरान की हमारे लिए सामरिक हिसाब ज़रूरी है, क्योंकि ईरान हमारे लिए गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए, क्योंकि हमारी डायरेक्ट एक्सेस सेंट्रल एशिया पे नहीं है, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इलाका है। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, और वहाँ भी हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो वो भी गेटवे है। इसीलिए हम चाबहार में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सामरिक रूप से ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ईरान आणविक हथियार बना ले और एक आणविक शक्ति बन जाए, वो हम भी नहीं चाहते। अमेरिका का भी मुख्य उद्देश्य में यही है कि वो जो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी उनके पास नहीं होनी चाहिए। भारत भी यही चाहता है, हम भी नहीं चाहते उनके पास आणविक हथियार हों। तो जहाँ तक बात रही कि हमने वहाँ बहुत बड़ा तेल के भंडार हैं जिनको वहाँ उसकी खोज हमने करी, फरजाद बी के नाम से एक गैस फील्ड है, हमने उसकी खोज किया, इंडिया की ONGC ने उसकी डिस्कवरी की। आज तक ईरान ने वो हमको नहीं दिया। हमने उनसे LNG की डील करी थी, जिससे वो हमारे से कुल मिलाकर के $30 बिलियन कमाते, वो बैकआउट कर गए उसमें। तो इसलिए हमको रियलिस्ट जो एक ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी जिससे हमारे सामरिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड हों, और दूसरी तरफ हमारे उनके संबंध भी बढ़ें। लेकिन आज की तारीख में यह है कि अमेरिका से भी हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, तो हमको मिडिल पाथ चलना पड़ेगा। एक तरफ तो अमेरिका की बात एकदम पूरी तरह नकार देंगे, मुझे लगता है ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो ईरान जो है उसके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दें, वो भी संभव नहीं है। तो हमको कुछ अमेरिका की सुननी पड़ेगी और कुछ ईरान की सुननी पड़ेगी, और दोनों जगह अपने राष्ट्रीय जो हमारे हित हैं, खासतौर से ऊर्जा क्षेत्र में, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो असली समस्या ये नहीं है कि हम तेल कहाँ से लाएंगे, तेल तो उपलब्ध है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जितना आपको तेल चाहिए। जो ईरान का तेल उड़ जाएगा बाजार से, वो दूसरी जगह से मिलेगा, प्रश्न वो नहीं है। लेकिन अगर ईरान का पूरा तेल जो 1.5 मिलियन बैरल्स वो अगर बाजार से जाता है, तो जो समस्या भारत के लिए वो ये है कि कीमतें ऊपर चली जाएंगी। डर इस बात का है कि वो $80 पर बैरल जो सऊदी अरब पहले से चाहता है, रूस चाहता है $80 पर बैरल लो, तो अब जब ईरान का तेल बाजार से गायब होगा तो जाहिर है डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम डिसरप्ट होगा, तो तेल की कीमतें और ऊपर जाएंगी, और सऊदी अरब उसका सबसे पहले फायदा उठाएगा, रशिया उठाएगा,
ओपेक उठाएगा। लेकिन अब इसमें हम यही मान के चल रहे हैं कि अमेरिका जो दबाव डाल रहा है ईरान पर, जिसकी वजह से ये उथल पुथल हो रही है, तो अमेरिका ही कोशिश करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा ना जाएं। जैसे हमने पिछले 24 घंटे में देखा, थोड़ी सी कीमतों में नरमी आई थी। तो इसलिए अमेरिका को अपनी कूटनीति का और अपनी सबका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई डील अमेरिका देता है तो हमें चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका दबाव ईरान पर डालता है, हम अपना तेल वहां से जीरो कर लेते हैं और तेल की कीमतें $80 या $90 हो जाती हैं, तो ये तो ठीक नहीं होगा। तो इन सबको लेकर के भारत है और तमाम देश बातचीत हो रही है और मुझे लगता है इसका कोई हल निकलेगा। लेकिन जो सबसे मूल प्रश्न ये है कि ईरान को लेकर के हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो कूटनीति है, वो राष्ट्रीय हित को देख के होनी चाहिए। भावुक ज्यादा बनने की आवश्यकता नहीं है और इस बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है कि अगर ईरान का तेल नहीं आया तो भारत में कोई तेल की कमी हो। कतई कोई तेल की कमी नहीं होगी। जो जैसे मैंने कहा, सिर्फ फिक्र एक है, वो कीमतों को लेके है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, तेल की कीमत $80 से ज्यादा क्रॉस हो जाए, भारत के लिए भी चिंता होगी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता खुद अमेरिका को होगी। अमेरिका का उपभोक्ता तेल के लिए ज्यादा दाम देने को लिए तैयार नहीं होता। अमेरिका का उपभोक्ता जो है, उसको सस्ते तेल की आदत है। ट्रम्प साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को पक्का इंश्योर करना पड़ेगा कि तेल की कीमतें ना बढ़े। अभी तक जो सिग्नल उनके आ रहे हैं कि वो उस पर काम कर रहे हैं और उनके ट्वीट भी लगातार इस पे आते रहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प के खुद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कोई घबराहट वाली बात नहीं है, बाजार में तेल उपलब्ध है। और सऊदी अरब जो है, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में असली लड़ाई शिया पावर है ईरान और सुन्नी पावर है सऊदी अरब। तो शिया सुन्नी और साथ में इनका आपस में सिविलाइजेशन वो भी होता है। ईरान काफी एरोगेंट कंट्री है सिविलाइजेशन के हिसाब से भी, वैसे भी, और सऊदी अरब भी कम नहीं है। तो इनका आपस में तो हमेशा चलता रहेगा। हमको ये देखना है कि हमारे को दोनों की जरूरत है। हमें दोनों का बाजार भी चाहिए, दोनों का तेल भी चाहिए, दोनों के संबंध भी चाहिए। तो हमको तो जो है बीच का रास्ता लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए हमको भावुकता जो है उसको बंगाल की खाड़ी में फेंकना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए हमारे राष्ट्र कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। और अभी तक जो भारत सरकार की नीति है इस मसले को लेकर के, मुझे लगता है काफी हद तक ठीक है। बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका काफ़ी स्टर्न है इस मामले में। चाइना को भी वो बोल चुका है। चाइना के तो खुद के अपने बहुत इंटरेस्ट हैं ईरान में। तो अगर 2-3 अधिकारी भी आ रहे थे अमेरिका से बातचीत करने के लिए भारत से, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका भी खुश और ईरान भी खुश और भारत भी खुश? देखिए, जब पिछली बार ऐसी समस्या हुई थी तो उस समय 2 सैंक्शन लगे थे। एक यूएन का सैंक्शन लगा था और एक अमेरिका का सैंक्शन लगा था। तो जहाँ तक भारत का प्रश्न था, हम यूएन का सैंक्शन तो अच्छी तरीके से पूरा पालन कर रहे थे। अमेरिका के सैंक्शन को हम बड़े सावधानी से देख रहे थे। ऐसे उसमें हम अपने प्लेयर्स यानी यूनिट्स और इंडस्ट्री और बैंक को यूज़ कर रहे थे जिनका अमेरिका में कोई व्यापार न हो। तो इस तरीके से हमने बार्टर सिस्टम एक ईरान के साथ कुछ लगा दिया था। हमने पूरी कटौती नहीं की, कुछ कम किया था, लेकिन ऐसे यूनिट्स चूज़ किए थे जिनके पास उनका तेल जाए, जिनका अमेरिका से संबंध नहीं है। ऐसा बैंक चूज़ किया था जिसका अमेरिका से संबंध नहीं है। हमने टर्की के बैंक, अपने ऐसे बैंक और कुछ बार्टर सिस्टम किया था। तो हम यूएन सैंक्शन पूरी तरह फॉलो कर रहे थे और अमेरिका के सैंक्शन को चतुराई से हम देख रहे थे। और इस समय अब हमें देखना होगा, क्योंकि चीन भी ईरान से काफ़ी तेल लेता है और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं अभी तक उनका झुकाव जो है अमेरिका के जो अमेरिका दबाव बना रहा था ईरान पर, तो उसके साथ नहीं था। लेकिन ये देखने में आता है कि पश्चिम जो यूरोप है उसके देश धीरे धीरे करके अमेरिका के असर में आ जाते हैं। तो उसका तो हम नहीं उनके ऊपर हम निर्भर हो सकते हैं, लेकिन चीन के ऊपर थोड़ा हमें देखना पड़ेगा चीन क्या कर रहा है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एक कंपनी ऐसी है जो कि रशियन हो गई है, जो पहले एसआर की थी, वो क्या कर रही है। मेरे ख्याल से वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगी। वो रशियन कंपनी है, हो सकता है ईरान से वो सीधे ले और अपनी व्यवस्था करे, ट्रांसपोर्ट की भी, शिपिंग की भी, इंश्योरेंस की भी। तो कुछ ये सब हमें देखना पड़ेगा। और जैसा अभी तनेजा जी ने बताया, मुख्य बात ये है कि तेल की जो अवेलेबिलिटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी कम हुई तो तेल एक ऐसा वॉलेटाइल चीज़ है कि उसमें थोड़ी भी कमी या ज़्यादा होती है तो दाम में उछाल और गिरावट बड़ी तेज़ी से आती है। तो अगर कमी महसूस हुई कि ईरान का तेल नहीं मिलेगा और कोई भरपाई उसकी नहीं हो रही है तो दाम बहुत बढ़ जाएंगे और हमें उससे बहुत नुकसान होगा। हमारे अर्थव्यवस्था पर उसका कई तरह से असर होता है। हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो रूपी कमज़ोर हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट हो जाता है,
तो हमारा जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर हमारे पास पैसा नहीं होता है कि हम बाकी विकास कार्य करें। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये चर्चा रहेगी जारी, और तेल और राजनीति का क्या मिक्सचर है उस पर भी करेंगे चर्चा। देखते रहिए अर्थनीति। दो मई के बाद ईरान से तेल लेने पर लग रहे हैं अमेरिकी प्रतिबंध, और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा अर्थनीति में। तनीजा जी, ईरान में क्या स्थिति है, वहाँ पर इस सब को लेकर क्या सोच है कि आने वाले समय में जो कहा जा रहा है कि वो हॉर्मूज वाला जो स्ट्रेट है उससे वो ब्लॉक भी कर सकता है टैंकर्स, सिचुएशन बहुत खराब भी हो सकती है, क्या ऐसा लगता है? मुझे लगता नहीं। देखिए, ईरान बड़ा स्मार्ट कंट्री है। ईरान एक तो बड़ा कंट्री है, जो भारत का हमारा साइज है, ईरान लगभग उसका 2/3 है, तो वो कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। और ईरान की निर्भरता तेल के ऊपर या गैस पे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी समृद्धि के लिए मात्र 26% है। उनकी इकोनॉमी जो 26% सिर्फ तेल पे निर्भर है, बाकी वो सऊदी अरब नहीं है जहाँ की अर्थव्यवस्था 90% तेल पे बढ़ती है, ईरान में नहीं है। और आप ध्यान रखिए, वो हर चीज में काफी एडवांस हो चुके हैं। स्पेस के अंदर वो ऑलरेडी वहां पे जीव पहुंचा चुके हैं, वो बिल्ली को उन्होंने स्पेस में ले गए पहले, है ना, अंतरिक्ष यात्रा पे। तो काफी एडवांस कंट्री है, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। कूटनीति के मसले में भी उनका काफी पुराना अनुभव है, और एक समय ईरान बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उनकी जो सोच है और जो एरोगेंस है वो अभी पास्ट में ही है। वो यही मान के चलते हैं कि वो बहुत बड़ा कंट्री है, वो सोचते हैं ये अमेरिका क्या है हमारे सामने, उनकी सोच में, है ना। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि वो इतने बड़े अब नहीं है, वो सब पास्ट में रहते हैं काफी हद तक। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर अमेरिका की ये कोशिश कि वहां से तेल का निर्यात 0 हो जाए, मुझे लगता नहीं वो संभव हो पाएगा। अब भारत की दिक्कत क्या आती है कि वहां से हम तेल लाना भी चाहें तो हम कैसे लाएं? 91% जो हमारा तेल आयात होता है वो आयात होता है उन समुद्री जहाजों से जो विदेशी, हमारे पास अपने इतने जहाज ही नहीं है। एक पहले डेडिकेटेड कंपनी थी ईरानो हिंद, वो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि ईरान का तेल भारत लाया जाए। वो कंपनी तो ठप कर दी, बंद कर दी गई। अब तो वो बंद हो गई, उसके जहाज भी बिक गए। अब आपको लाना पड़ेगा। वो ज्यादातर जहाज कहाँ के होते हैं? वो पश्चिम के होते हैं, और पश्चिम के जहाज ईरान नहीं जाते, क्योंकि उन कंपनियों को कहीं ना कहीं उनकी अमेरिका से तार जोड़े होते हैं, वो नहीं चाहते उन पर प्रतिबंध लागू हो जाए। तो इसलिए आप, लेकिन क्या 0 कर पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह क्या है कि रूस जो है वो ईरान को सपोर्ट करेगा। रूस ईरान का तेल को खरीदेगा, और खरीदने के बाद रूस तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्ले करता है। वो ईरान को तेल को जो है वहां से लेकर के वो रशिया तेल की उसकी नेशनलिटी चेंज हो जाएगी, वो रूसी तेल कहलाएगा। रूस तेल वहां से लेकर के चीन को दे देगा, क्योंकि उनके आपस में बड़े अच्छे लॉजिस्टिक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा तमाम ऐसे मुस्लिम कंट्रीज जो ईरान का तेल लेंगे, इसके अलावा कई और कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोप में है वो रूस के माध्यम से वो भी उस तेल को ले लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर तेल की कीमत $80 के करीब जाती है तो खुद अमेरिका ही कहीं ना कहीं अपने ही सैंक्शन को नजरअंदाज करेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा तेल की कीमत $80 से ऊपर जाए। अगर वो करते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत अनपॉपुलर हो जाएंगे अमेरिका के अंदर। वो ये खेल नहीं खेलेंगे, वो खुद सैंक्शन होंगी लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाएगा, क्योंकि कीमत। इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि सैंक्शंस होंगी, हो सकता है कि हम राइट नॉइजेस करेंगे, हम भी सैंक्शन को मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान का तेल भारत में आता रहेगा। कम आएगा, आज की तुलना में 10% रह जाएगा, लेकिन बना रहेगा। जहां तक रिफाइनरीज की बात है, उस पर चिंता की नहीं है। हमारी रिफाइनरी जो मॉडर्न है उन सबको जो है रिकैलिब्रेट किया जा चुका है। वो कहीं का भी तेल है उसको रिफाइन कर लेती हैं। मैंगलोर एक रिफाइनरी थी जो कस्टमाइज थी ईरान तेल के लिए, उसको भी हमने रिकैलिब्रेट कर दिया है। वो कहीं का भी तेल कर लेती है, ईरान का हो या ना हो। प्रश्न जो सबसे बड़ा वो ये है कि हम किस तरीके से आज ईरान जिस स्थिति में है,
क्या इसको हम लेवरेज कर सकते हैं अपने एडवांटेज में, इसलिए कि हम वहां पे ज्यादा प्रोजेक्ट ले सकें, क्या चाबहार में हमारा फुटप्रिंट और बढ़ा सकें, हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए और कुछ कर सकें, जो भुगतान की बात होती है क्या भुगतान इस तरह हो सके कि हम वहां पे जाकर के प्रोजेक्ट लगा सकें, जिसका भुगतान जो है वो हमारे एक्सपोर्ट और उनके एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं उसमें आपस में वो कर सके। अभी पिछले दिनों ही हमारी सरकार ने ईरान के एक प्राइवेट बैंक को बॉम्बे में, मुंबई के अंदर जो है शाखा खोलने का लाइसेंस दिया है। तो हमारे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं, हम चाहते हैं कि वहां से हम तेल लाते रहें, लेकिन साथ में अमेरिका को भी इग्नोर नहीं करना कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई घबराहट की कतई कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार की जो कूटनीति है उसके लिए एक मौका है कि ये मौका है कि हम ईरान की जो आज ईरान को आज हमारी जरूरत है, हमें उसको लेवरेज करना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमको तेल के कर लेने चाहिए, गैस के कर लेने चाहिए, जिसका एग्जीक्यूशन 3 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, हम वहां पे जाकर के कॉन्ट्रैक्ट ले सकें। फरजात भी जो हमने डिस्कवरी उन्होंने मना कर दिया, हमें उसके लिए दबाव डालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको हमको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना पड़ेगा। जहां तक ईरान का तेल अगर आना जीरो भी हो जाता है, जो संभव नहीं है, वो ही नहीं पाएगा, चीन खरीदेगा, रूस खरीदेगा, अन्य देश है वो लोग खरीदेंगे, टर्की भी लेगा, है ना। तो इसलिए जो रास्ते खुले रहेंगे, टर्की के माध्यम से भी ईरान एक्सपोर्ट कर सकता है, रूस के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकता है, चाइना के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अमेरिका 100% सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको अमेरिका के भी साथ रहना है और ईरान के भी साथ रहना है। लेकिन जहां तक जो भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी तेल की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जो जिसको बोलते हैं जो गवर्नेंस का आर्किटेक्चर है तेल को लेकर के दुनिया का, इसको भारत को अब आगे ये मौका होता है, हमको उसको बदलना पड़ेगा। ये क्या बात होती है कि जब मर्जी आए ओपेक के देश मिलते हैं और तेल की कीमत बढ़ा देते हैं, जब आए अमेरिका आकर के ईरान पे सैंक्शन लगाता, उसका जो खामियाजा जो है वो हमको भुगतना पड़ता है। तो ये किस तरह का आर्किटेक्चर है जहां पे ओपेक आके अपनी दादागिरी करता है, अमेरिका आज अपनी दादागिरी कर रहा है। अब चीन कहता है कि हम नहीं सुनेंगे, लेकिन चीन क्या भारत के साथ मिलकर कोई काम करेगा? मुझे ऐसा नजर नहीं आता। उनका नजरिया कुछ और है। लेकिन ये कि जो आज हमारी स्थिति है, खासतौर से हमारी जो ज्योग्राफिकल पार्किंग है, वो चीन से हमको ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि हम ईरान के नजदीक है, मध्य पूर्व के हम नजदीक है। तो ये पूरा आर्किटेक्चर बदलने के लिए हमको बहस छेड़नी चाहिए कि जो पूरा ऑयल का इंटरनेशनल गवर्नेंस का आर्किटेक्चर है, हम इसको बदलें। मैं खुद इसके लिए प्रयास कर रहा हूं, मैंने ही एक सम्मेलन इस पर बुलाया हुआ है ब्रसेल्स में सितंबर में, इसी विषय को लेकर के। तो हमको G20 के माध्यम से, हमको चीन और जापान के साथ भी मिलकर के, और कुल मिलाकर के ये जो ओपेक और ये इस तरह की जो तेल को लेकर लोग राजनीति खेलते हैं, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है, जो संपन्न देश हैं, विकसित देश हैं, उनका तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला इंडोनेशिया में है, एक मोपेड चलाने वाला भारत में है, या एक गरीब जनरेटर चलाने वाला बांग्लादेश में, आखिर में जाके उसी को उसको सब्सिडाइज करना पड़ता है। अमेरिका की जो नीति है उसको सब्सिडाइज कौन करेगा? गरीब उपभोक्ता। ओपेक की नीति को कौन सब्सिडाइज करता है? गरीब उपभोक्ता। तो ये जो एक तरह का एक ऑयल अपार्थाइड जो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं इसको रोकने को, बदलने का ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये जो मोनोपोली है ये कभी टूट सकती है, क्योंकि वो कह रहे थे कि ओपेक में जून जो मीटिंग होगी जून में, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि और सप्लाई बढ़ाई जाए, आउटपुट बढ़ाया जाए सऊदी अरेबिया द्वारा या नहीं। तो देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो अभी तनेजा जी ने जिक्र किया, और मैं इस पर पिछले 15 साल से विभिन्न फोरम पर बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने बात किया, फिर उसको छोड़ दिया कि देखिए, एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंट के लिए। यूएन की इतनी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है, एफएओ है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरनमेंट की एजेंसी है, एनर्जी की कोई एजेंसी नहीं है। तो कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है एनर्जी में। और दूसरी तरफ आप देखिए, ओपेक है जो कि प्रोड्यूसर्स का है। तो जो डेवलप कंट्रीज थी उन्होंने ओईसीडी बना दिया, डेवलप कंट्रीज ने। तो ओईसीडी और ओपेक आपस में जो है बैलेंस ऑफ पावर करके आपस में समझौता कर लेते थे, और हम जो विकासशील देश थे वो सब बाहर थे। हम दोनों के ऊपर निर्भर होते थे, भाई क्या होगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ना तो ओईसीडी में तेल की खपत बढ़ रही है, अमेरिका जो है एक बड़ा तेल का प्रोड्यूसर हो गया है, रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है, यानी जितना सऊदी अरेबिया बनाता है उतनी रशिया और अमेरिका बना रहे हैं। और सबसे बड़ी खपत जो है वो चीन में हो रही है और इंडिया में उसके बाद हो रही है। तो चीन और इंडिया खपत की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, रशिया और अमेरिका प्रोड्यूसर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो गए। तो ओपेक की जो पावर थी एक, वो थोड़ी कम हो रही है और हमारी वक़्त बढ़ रही है, हमारी पोजीशन इम्प्रूव हो रही है। तो ये एक मौका है कि हम जो है, जैसा इन्होंने कहा, एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर जो है एनर्जी का,
उसको हम धीरे धीरे चेंज करें। लेकिन दिक्कत क्या आती है, चीन हमारे साथ जो है मिलकर नहीं आता है। आम आदमी ना ये पूछना चाहेगा सबसे कि भाई भारत क्यों नहीं आत्मनिर्भर हो सकता है इस सब मामले में? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, ये जो अभी क्या है कि हमको समझना पड़ेगा कि जो आज भी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। आप आम आदमी की भाषा में बोलें तो पेट्रोल डीजल की अर्थव्यवस्था है वो। अभी कोई भारी परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। जो ग्लोबल एनर्जी मिक्स, मतलब पूरी दुनिया में जो एनर्जी है उसमें आज भी सबसे बड़ी भूमिका जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की है, मतलब पेट्रोल, डीजल और कोयला। आज भी अभी भी रिन्यूएबल का जो शेयर है ग्लोबल एनर्जी मिक्स में मात्र 3% है, मात्र 3%। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर भारत में हमारे पास समस्या क्या है कि या तो ईश्वर ने आपको तेल दिया, तेल के भंडार दिए या नहीं दिए। अब जब वो वितरण कर रहा था ईश्वर, तो हम लगता कहीं पीछे खड़े हुए थे। तो हमारे यहाँ तेल के भंडार ज्यादा दुर्भाग्य से नहीं है। थोड़ा बहुत गैस के हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। गैस हाइड्रेट का कहा जाता है फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी उसके बारे में वैज्ञानिक रूप से कहना कुछ मुश्किल है। आज हमारी निर्भरता तेल के आयात पर लगभग 80% है और गैस पे भी अब 50% बढ़ चुकी है। आने वाले समय में हम लगभग 90% तेल जो है वो आयात करेंगे। और ओपेक का कहना है कि 2030 तक, यानी आने वाले 11 साल के अंदर, हम लगभग 8-9 मिलियन बैरल्स ऑयल को डेली कंज्यूम करेंगे, जो कि आज उसका आधा है लगभग, यानी दुगना हो जाएगा। तो अभी इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन एकदम हो जाएगा, मुझे ऐसा लग नहीं लगता। इसलिए अच्छा, देश के अंदर अब तेल नहीं है तो नहीं है, और है तो है, अब नहीं है हमारे पास तेल के बाद। बड़ी कोशिश हो गई है और भी कोशिश होगी, लेकिन लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये हो गई है कि तमाम जगह चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस हो गया है, या ओईसीडी कंट्रीज में जो डिमांड जो है उनकी जो है या तो स्टेबल है या कम हो रही है, तो जो आज पूरी दुनिया की जो तेल की डिमांड उसको ड्राइव इंडिया और चाइना कर रहे हैं। आने वाले 5 साल के बाद मुख्यतः भारत ही करेगा, चाइना में भी डिमांड कुल मिलाकर के कम होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हमारी कूटनीति सही हो और दुनिया का जो आर्किटेक्चर है उसको हम नेतृत्व प्रदान कर सकें, तो हम तेल की कीमतों को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, हमारा दबदबा बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने ये जरूर देखा है कि पहले जब तेल की नीति होती थी विश्व की, तो ये G20 में तेल डिस्कस ही नहीं होता था। आज होता है, हम जाके दबाव डालते हैं। आज आवश्यकता होती है तो हमारे प्रधानमंत्री ट्रम्प साहब को फोन करते हैं, ये तेल की कीमतें कहाँ जा रही हैं। पीछे ये होता है, अखबारों में नहीं आता। तो इसलिए जो है हमारी निर्भरता आयातित तेल पे बढ़ेगी। हमको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, हो सके तो करना पड़ेगा, लेकिन हमारे को यही तरीका है कि दुनिया में जहां तेल के भंडार उपलब्ध हैं, हम जाके या तो उनको खरीदें या अपना प्रभाव कूटनीति में इतना बढ़ाएं कि जो तेल की कीमतें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारी भी आवाज की दखल हो। तो हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जहां तक भारत में कुल मिला के एनर्जी मिक्स की बात है, उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी की भूमिका बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि आणविक की भी धीरे धीरे और बढ़ रही है। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन तेल की जो कीमत है जो है उसको जो $80 से ऊपर अभी फिलहाल जाएगी मुझे नहीं लगता। तो लेकिन ये जरूर है कि जो आज जो कीमत चल रही है उसके आसपास टिकेगी, ये शायद ऐसा हो पाए। तो आने वाला जो समय है तेल की कीमतों को लेकर के एंग्जाइटी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंजर्व कर सकते हैं तेल को तो कंजर्व जरूर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए आप दोनों का। तो अर्थनीति में आज इतना ही, और जैसा कि हमारे दोनों गेस्ट ने बताया कि तेल के खेल में भारत को अभी नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी चतुराई की जरूर आवश्यकता है। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।